हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम अपना जो वीकली लाइव मॉक टेस्ट होता है द पंडित्स के प्लेटफॉर्म पर, उसके मॉक टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 22 सवाल डिस्कस किए जाएंगे। तो रिमेनिंग 3 सवाल का है, आप जानते हैं रिमेनिंग 3 जो क्वेश्चंस है वो बढ़िया सवाल है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। तो हमने द पंडित्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए हैं, उसको जरूर आप जाके देखिएगा। इस वीडियो का जो लिंक है आपका, जो 3 सवालों का, ये आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं। ये जो 3 सवाल है मैंने रिकॉर्ड किए, तो 23 मिनट के आसपास का मैंने देखा समय लगा है। ठीक है, और इससे काफी कम समय में हम रिमेनिंग 22 सवाल को कर जाएंगे। रीजन क्या है, देखो जहां पर बढ़िया सवाल है, ताकि एग्जाम में आपको कम टाइम लगे, हम कंसेप्ट को समझने में कोई लापरवाही नहीं करते। ऐसा नहीं केवल ट्रिक दे दिया एग्जाम में नहीं लग रही है, तो उसको देखिएगा, इट विल बी वर्थ इट। और हाँ, वर्थ इट रहता है तो कमेंट करके बताया भी करो। ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड को अच्छी रखेंगे। तो क्या कह रहा है, एक काइट जो है वो उड़ रही है एट अ हाइट ऑफ 93 मीटर पॉइंट। द थ्रेड अटैच्ड टू इट इज assumed to stretch straight and makes an angle of 30 डिग्री with the level ground. The length of the string is। तो कुल मिलाकर कह रहा है कि देखो यार, यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, ये ग्राउंड से 93 मीटर पर है, ये बेस के साथ या लेवल ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री। तो हमें मानना है कि यहाँ पर कोई मतलब सरवटे नहीं है, पूरा कंप्लीटली स्ट्रेच्ड है। तो इस स्ट्रिंग की लंबाई, धागे की लंबाई बतानी, तो क्या है 30 के अपोजिट जो डिस्टेंस होता है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उसका डबल होता है हाइपोटेन्यूज, यानी ये कितना हो गया 186। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला सवाल अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सीधे फॉर्मूला गिवन का क्यूब माइनस 3 इंटू में गिवन, तो 5 का क्यूब 125 माइनस में 15 यानी कि 110। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो एग्जाम अच्छा होने का कारण क्या है, वो जो 2-3 सवाल बीच में आ रहे हैं, अगर वो स्टार्टिंग में ही आ जाएं या लगातार आ जाएं, तो काफी आपको वहां पर अटका सकते हैं। बीच में आप एक सवाल पर अटक गए तो एग्जाम तो ऐसा ही लेवल आने वाला है। बट द थिंग इज कि आप कहाँ स्किप कर जाते हैं, तो स्किपिंग को सीखिएगा। अब बॉड मास यहाँ पे लगाना सब जानते हैं, मैंने पिछले सब मॉक टेस्ट में भी कहा था कि धैर्य पूर्वक सॉल्व करिए। यहां से देखते हुए सॉल्व करते हैं। 4 2 8 प्लस 1 9/4, 9/4 प्लस 3/4 12/4, ये हो गया आपका 3। माइनस में 4 2 8 9/2, 9/2 एलसीएम ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ऐसे ही करते जाओ एग्जाम में। तो 9 में से 6 गए तो बचा 3, 3/2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू में 2/3, ये 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 कितना हो गया, 7 दूनी 14/9, कितना हो गया 14/9। यहां पर फिर से डिवाइड है तो इनटू में 9/14, और ये कितना हो गया 9 चौक 36 और 5 41, 41/4। काटा पीटी हो पा रही है क्या, नहीं हो रही, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 14 चौक 56। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, क्या कह रहा है भाई, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का 36 डिग्री है। तो सम बताना है सभी इंटीरियर एंगल का सम। क्या बात डिस्कस करी थी इस टाइप के सवाल में गले को क्या हो गया तो हमने बात डिस्कस करी थी कि यार पॉलीगन वाले सवालों में हमेशा कोशिश करो कि आप एक्सटीरियर एंगल से जाओ, कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो आप सभी ये जानते हो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम, अंतः कोण और बाह्य कोण का सम हमेशा एक रेगुलर पॉलीगन में कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है ना। उसके बाद उसने क्या कह रखा है, किसका डिफरेंस, इंटीरियर और एक्सटीरियर का अंतर, इंटीरियर और एक्सटीरियर का अंतर कितना है, 36 डिग्री है। अब बताओ सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं, इंटीरियर एंगल चाहता हूं या एक्सटीरियर एंगल चाहता हूं। हम हमेशा एक्सटीरियर एंगल से जाते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही मुझे एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा, पहले निकाल लो, तो क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, तभी 2e आएगा, ये कट जाएगा। तो डिफरेंस लेने पर ये आ गया आपका 2e, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 4, ये हो गया 40, 140, ये हो गया आपका 180। यानी कि एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ गया, ये आ गया आपका 72 डिग्री। यानी यहां से मैं ये बता सकता हूं कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो सभी का अगर 360 है तो कितने एंगल होंगे, तो 360/72, यानी कि 5 एक्सटीरियर एंगल होंगे, यानी कि 5 ही हमारी साइड्स होंगी। अब उसने कहा था सभी इंटीरियर एंगल का सम बताओ, तो इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू में 180। बच्चा जानता है नहीं जानता है, बिल्कुल जानता है। तो 5 - 2 इज 3, 18 3 54, 540। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, क्या द सिंपल इंटरेस्ट accrued on a certain sum in 2 years at a rate of 25% per annum is 1000। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसी प्रिंसिपल पर 20% रेट है, टाइम 2 ईयर्स है।
अच्छा मुझे एक बात बताइए कि यार अगर 2 साल में रेट जो है वो 25% है, तो मेरी ब्याज कितनी, 25 एक साल, 25 दूसरे साल, तो 50%, यानी ये कितने परसेंट की वैल्यू, 50। अगर सीआई की बात करें 20% एक साल का है, तो 2 साल का नेट रेट कितना हुआ है ना, नेट रेट कितना हो गया, तो 20 + 20 40 + 20 × 20/100, यानी कि वहां से 4 आ गया, यानी ये हो गया 44। तो कुल मिलाकर एग्जाम में क्या आप ये सीधे नहीं लिखोगे कि देखो भाई 1000 जो है ये हमारे 50% की वैल्यू है, हमें बतानी है 44 की, सवाल खत्म। काटा पीटी करो, 0 से गया 0, 5 से गया 20 बार, 44 का डबल हो जाएगा 88। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े अगले सवाल पर। देखिए मोस्ट रिपीटेड सवाल, देखो अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तभी आप फील कर पाएंगे कि ये सवाल आसान है या मॉडरेट है। एग्जाम में सवाल को करना और एग्जाम के बाहर करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपने एग्जाम दिया है और बेहतर ढंग से समझेंगे, मॉक टेस्ट दिया तो भी समझ पाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट देना शुरू करो। जैसे ही आपने 2-3 महीने या 2 महीने भी तैयारी कर ली है, मैक्सिमम कह रहा हूं 1 महीने के बाद भी दे सकते हो, 2 महीने कर लिए तो तैयारी को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। क्या है भाई, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, वही वाली चीज है। ऐसा कब हो सकता है, या तो abc बराबर हो, लेकिन बराबर तो है नहीं, तो यानी तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। x वाले पार्ट को देखना तो 2 और 1 3, 3 3 6, यानी 6x, और 9 और 5 हो गया 14, 14 में से 2 गया 12, -12 यानी = 12 हो गया। x की वैल्यू 2 आ गई। उसने पूछा क्या है, इसकी वैल्यू बताओ। So 2 2 जा 4 2 जा 8 -2 2 जा 4, यानी आंसर इज 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है इफ अ 9 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाय 45। अब यहां पर इन कंडीशंस को ना थोड़ा सा ध्यान रखो, एग्जामिनर कभी कभी जो है यहां पर फंसा देता है। तो कह रहा है x अगर y से बड़ा है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो हमने सबसे पहले नंबर लिखा 995x 3678y, किससे डिवाइड करना है, 45 से। तो हम 45 को 2 को प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेते हैं ना, जो आपस में जिनका HCF 1 हो। तो मैंने देखा ये 9 × में 5 है। तो बताओ किसका डिविजिबिलिटी रूल आपको ज्यादा आसान लगता है, या यहां से चलें तो आपने कहा सर 5 का सबसे आसान है। तो बताओ y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपने कहा 0 या 5 है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम जो है वो 9 से कट रहा होता है, तो हम 9 को काटते जाते हैं। मैं नंबर सिस्टम में बता चुका हूं कि 9 को हटाते जाओ, इसको जोड़ो मत कि 9 18 ऐसे, जहां 9 सम हटे उसको हटाते जाओ, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर देखा कितना, 7 और 7 14 1 15 15 5 20, यानी ये क्या है 20 + x + y, ये मेरे पास बच रहा है। तो बताओ ये पूरा नंबर 9 से कटना चाहिए, तो 20 के बाद अगला नंबर क्या होता है 27, तो यानी ये वैल्यू 7 हो सकती है। अच्छा 7 के बाद 7 + 9, अब 9 जोड़ते जाओ, है ना। तो फिर 9 जोड़ोगे 7 और 9, ये हो जाएगा आपका 16, तो इनका सम 16 भी हो सकता है। लेकिन y के मेरे पास केवल 2 ही ऑप्शन है, 0 या 5, और जिसमें वो ये भी कह रहा है कि यार x को हमें बड़ा रखना है। तो मान लो अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी, 7 हो सकती है। और कोई तो केस है नहीं 7, 16 तो कर नहीं सकता, ये 0 तो ये 16, एक डिजिट है ना ये। दूसरा केस, अगर 16 की बात करें, ये 5 है तो इसको 11 होना पड़ेगा, यानी 16 तो हो ही नहीं सकता, यानी 7 और 0 यही करेक्ट ऑप्शंस रहेंगे। तो ये आंसर कितना आ गया, 7 + 0 यानी 7, 7 3 21, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगर x + y + z की वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 44 है, तो इसकी वैल्यू आप बताइए। तो सीधी बात ये है, देखो इसको करने का, देखो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुटिंग करते हैं। देखो अब अगर हम लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो वैल्यू पुटिंग इस टाइप के जो अलजेब्रा के सवाल है उनमें नहीं हो पा रही है ना। हम आप जो है ऐसी कोई वैल्यू नहीं ढूंढ पाएंगे जहां तक है जहां x + y + z बराबर 12 आ जाए, जहां पे x y y z zx 44 आ जाए। तो इस केस में आप फॉर्मूला पे ही बढ़ो, अदरवाइज टाइम वेस्टेज ही हो रहा होगा। अब देखो क्या है भाई, वहां पर मुझे दिख रहा है कि कुछ स्क्वायर वाली फॉर्म है। अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, x² + y² + z² - xy - yz - zx, और इस पूरे का डबल, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि भाई x² एक यहां से मिलने वाला है, एक यहां से मिलने वाला है ना। इस तरीके से चीजें चलती जाएंगी, हर जगह से 2xy 2yz 2zx मिल जाएगा। ये हो गया उसका फॉर्मूला। तो मुझे स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, ये वाली चीज मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। यानी x² + y² + z²,
लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आ जाएगा, है ना। तो 2 कॉमन ले लोगे तो ये 44 का डबल कर दोगे, हाँ या ना। 2 ब्रैकेट में xy yz zx या 2xy 2yz 2zx, तो इसका डबल कर दो तो ये आ गया यहाँ पर 88 और 12 का स्क्वायर 144 गया ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 और 12 यानी कि हो गया आपका 56, तो ये हो गया आपका 56, है ना। और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी 44 दी हुई है तो माइनस का 44 हो जाएगी, ये माइनस करने पे 12 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई वैल्यू के चक्कर में ना अटको जब तक कि सवाल अलजेब्रा का इस टाइप का है। पाई चार्ट वाला सवाल है ना। यहाँ पर जो चीज थोड़ा सा अटकाने वाली है ये है, यहाँ पर भी वही छोटी सी बात कि यहाँ पर वो लिखेगा अप्रोक्स, है ना। ये केवल आपको, है ना, ये बात जो है आप वो 3 सवाल देखोगे वहां मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखी है, उसको देख लेना, ये अप्रोक्स रहेगा, है ना। जैसे आप जानते हो कि 11.11% इज इक्वल टू 1/9, ये लगभग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आ जाइए, तो सवाल क्या कह रहा है कि भाई ये जो है रन बनाए हैं पहले मैच से लेके छठे मैच तक, तो कह रहा है रन स्कोर्ड बाय मनीष इन 7th मैच, तो 7वें मैच में वो जो रन बना रहा है वो इतने प्रतिशत अधिक है किससे, जो कि वो बना रहा है तीसरे मैच में। तो तीसरे मैच में भाई ने कितने रन बनाए, 45 है 45, और इसका मतलब क्या, देखो 1/9 का मतलब है 11.11, तो यानी 4/9 का मतलब हो जाएगा 44.44, सबको दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 में 4 अधिक 9 का 44.44% है, तो 9 और 4 कितना, 9 और 4 13, तो 13/9, 9 5 45, 13 पंजे 65, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, कह रहे ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के, है ना। तो यहाँ पर हड़बड़ी में कभी कभी छोटी सी बात अगर डिस्कस करें गलती क्या हो जाती है, हम लिख देते हैं AB, अगर वो कह रहा है AB इज पैरेलल टू CD तो गलती से ये हो जाता है, ये एग्जामिनर पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको ये बात पता ही है, जब भी ये क्लोज्ड फिगर होता है तो उसकी जो आप नेमिंग करते हैं तो वो अगर या तो ऐसे करोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नाम ABC नहीं ABCD, छोटी सी बात थी ना, ये पूछा हुआ इसलिए बताया था, ठीक है भाई। आ जाइए, तो ये हो गया आपका ABCD, दोनों पैरेलल है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इनके जो डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर, ठीक है भाई, पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर गए। ऐसे देखते ही आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए यार ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये डायगोनल है, तो यानी कि ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर होता है, उसमें भी क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और बीच वाला एंगल सेम है। बस यहाँ गलती क्या हो जाती है कि भाई हम ABP और फिर यहां से DPC ले लेते हैं, ये एंगल बराबर है तो इसके नीचे यही आएगा, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं ABP, लिखने का तरीका सिमिलर का उसके नीचे ही रखो, तो A बराबर है किसके, C के, और B D और यहां पर B। दूसरा, अब यार मोस्ट रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो यार इसके नीचे ये वाली साइड रखते थे, देखो जब हमारा इस टाइप का फिगर है ये इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन ये पूरा और दिस अपॉन पूरा, तो उसी साइड का रखते थे, अब उल्टा हो जाता है तो उल्टा वाला रखते हैं, इस तरीके से सीधे ये नहीं लिखेंगे। तो आगे ही हमसे क्या कह रहे हैं कि यार AP की लंबाई जो है वो 6 है और PC की जो लंबाई है वो 9 है और BP की लंबाई जो है वो 12 है, तो हमें बताइए DB की लंबाई, D से लेके B। अब यहां पर उसे देना तो DPB चाहिए, ऑप्शन की बात करें तो हो सकता है उसने DP की लंबाई हमें दी हो, क्योंकि यहां से DP निकलेगा लेकिन उसमें हमें 12 जोड़ना है। देखते हैं, सीधे लिखेंगे 6/9 इज इक्वल टू 12 अपॉन हमारा निकलेगा DP यानी कि X, कितना आ गया 6 2 जा 12, है ना, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 18 होगा। तो क्या 18 हमें ऑप्शन दिया है, दे देगा तो गलती ज्यादा स्टूडेंट से हो जाएगी, तो 18 ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। और 18 + 12 यानी कि 30 सही है। तो जनरली क्या होता है, हमारा जो वैल्यू निकलती है हम उसको ही ऑप्शन में चेक करते नहीं करते, तो वहां से गलती हो सकती है। अगला सवाल, एक ट्रेन बिना स्टॉपेज के ट्रेवल करती है 55 की स्पीड से और स्टॉपेज के साथ वो ट्रेवल करती है 25 की स्पीड से, तो बताइए वो कितनी देर रुकती है प्रति घंटा। तो हो सकता है कल को वो पर 2 आवर दे दे, 3 आवर दे दे, तो यहां पर एग्जामिनर चेंज कल को कर सकता है क्योंकि वो सवाल नहीं आया, तो यहाँ पे चेंज करने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हमने कैसे डिस्कस किया था कि अगर वो नहीं रुकेगी तो 55 की स्पीड से, कोई ट्रिक वगैरह नहीं, समझते हुए, और अगर रुकेगी तो 25 की स्पीड एवरेज निकल रही है,
यानी वो कितनी देर रुकी, वो उतनी देर रुकी जितनी देर में वो रिमेनिंग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती थी। मैं एक बार फिगर से समझा दूं ताकि आप कभी ना भूलें कि यार ये डिस्टेंस 55 किलोमीटर है, तो ट्रेन यहां से यहां 55 किलोमीटर 1 घंटे में आ जाती थी। अब वो 25 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पा रही है, तो कितनी देर रुकी? तो आप ऐसा करो, उसे 25 किलोमीटर ट्रेवल करवा दो सीधे। कितना ट्रेवल करवा दो? 55 में से 25 ट्रेवल करवा दो लगातार, और फिर उसको रोक के रखो। कितने टाइम? जितनी देर में वो रिमेनिंग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है। तो सवाल क्या बन गया, जो आपने ट्रिक भी पढ़ी होगी, वो आई कहां से? यहीं से कि भाई 55 और 25 का अंतर, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी वो 55 की स्पीड से जितनी देर में कर सकती है ट्रेवल, क्योंकि उसको खड़ा कर दिया 25 किलोमीटर के बाद, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस था वो जितने टाइम में ट्रेवल करती उतनी देर खड़ी रही। तो 30/55 इंटू में, क्योंकि मिनट में आंसर बताना 60, ठीक है, तो काटा पीटी कर देते। 5 से गए 11 बार, 5 से गए 6 बार, तो 360/11 है क्या? 360/11 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब एक बात और समझो, जो मैंने कहा यहाँ पे पर आवर की जगह पर 2 आवर भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको इसका डबल करना पड़ेगा, 1 घंटे का निकाल लेना है ना। चलिए, क्योंकि जल्दीबाजी में वो क्या करेगा, वो हमें ये ऑप्शन देगा, लेकिन होना क्या चाहिए, फिर एक ऑप्शन रहेगा 720/11। आगे बढ़िए, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर थीटा की वैल्यू 60 कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग कर देनी है। साइन 60 यानी कि √3/2 +1 माइनस में हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 -1 और प्लस का हाफ। तो बस एलसीएम ले लेना है, 2 को हटा देंगे, यहां 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा और ये 2 हट जाएगा। तो कितना हो गया? √3 - 1 हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका √3 +1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका √3 - 1, इतना ही है। ठीक है, ऊपर नीचे आपने इसका रैशनलाइजेशन कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ऊपर हो जाएगा इसका स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a + b a - b। ऊपर हो गया a² + b² यानी कि 4 + 2ab यानी कि 2√3, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 प्लस में √3। 2 + √3 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सत्यम जो है मार्क करता है कि आर्टिकल को 55% अबव द कॉस्ट प्राइस और अलाउ करता है 40% का डिस्काउंट उसके एमपी पर। तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या? तो उसने यहाँ पे ये नहीं दिया कि कितने % प्रॉफिट है लॉस, इसमें से ही कोई आंसर है। यानी 100 रुपए की अगर चीज थी, जनरली वैसे ही करते हैं, 100 रुपए की चीज थी, उस पर 155 लिख दिया, 40% का डिस्काउंट दे दिया, उसे उसके 6/10 में बेच दिया। हम यहाँ पर जो है काट भी सकते हैं, है ना। तो कितना हो गया? 2 से गए 3 बार और 5 से गए कितनी बार? 31 बार। 0 से 0 कट जाएगा। 0 कैसे काटा? हम 0 के लिए या तो 0 ढूंढते हैं, 5 × 2, तो 2 मेरे को यहां से मिला, 5 यहां से, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 93। यानी 100 की चीज 93 में बेचोगे, 7% का लॉस हो जाएगा। आगे बढ़िए, द एफिशिएंसी ऑफ एबीसी रेशियो दे दिया है, ठीक है, वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं 20 दिन में। तो अगर काम कंप्लीट हो रहा है 20 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हुआ बताओ? तो आपने कहा सर 20 × में, ये करता है 5, ये करता है 6, ये करता है 9, तो 20 × 20 से टोटल वर्क हो गया। बात समझ में आई यहां तक? कह रहा बताइए कितने दिन में एक अकेला 20% काम करेगा? तो 20% मतलब 1/5 कराना है। किससे कराना है? ए से कराना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, तो 5 से डिवाइड, तो 5 से गए 4 बार, 5 से गए 4 बार, तो 4 चौक 16, 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ sec थीटा बराबर 5x और tan थीटा बराबर 5/x, तो बताइए क्या वैल्यू होगी x² - 1/x² की? x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती कि x की वैल्यू हम 0 ना पुट करने लग जाए, क्योंकि वरना नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। अब देखो यार, ये रिपीटेड टाइप में बहुत बार पूछा गया है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर किए हैं यही फायदा है, आप इसको सीधे निपटा दोगे। अदरवाइज भी आप अगर अलजेब्रा आपने पढ़ा है, जब भी आपने x² - 1/x² की फॉर्म देखे, तो उसको कैसे निकालते हैं? ये निकलता है हमारा x + 1/x मल्टीप्लाइड बाई x - 1/x, कोई शक नहीं है ना। अब बताओ x कितना है, यहां से देखो तो 5x है, तो x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू sec/5, और इसी तरीके से 1/x कितना? 5 को इधर ले आओगे तो 10/5। अब समझ गए? अब तो समझ गए होगे, जैसे आप यहां पे लिखोगे sec/5 माइनस में 10/5, तो ये क्या हो गया? a + b × a - b, यानी a² - b² यानी sec² - tan² तो 1 होता है। और यहां से कितना? ये हो गया आपका 5, 1/5, और यहाँ पे 1/5 बीच में मल्टीप्लाई है, तो 1/25। हाँ, ये गड़बड़ी जरूर हो सकती है कि आप 1/5 ही आंसर बता दो कि पूरे में नीचे 5 है, बट वो प्लस माइनस थोड़ी है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 0.2 भी वो दे सकता था। तो 1/25 का मतलब क्या है? आप चाहे तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो या सीधे डिवाइड कर दो। ये हो गया आपका
4/100 यानी कि 0.04। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा यही चीज यहाँ पे यही आइडेंटिटी लग जाती है क्या कि भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर मतलब कि कितना हो गया 5x का स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दूं 5/x का स्क्वायर यानी कि 25/x स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आएगा 1 आएगा। अब सीधे यहां पर आपने 25 कॉमन ले लिया, दिख गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू 1/25 आ जाएगी। बात समझ में आ गई है ना। आगे बढ़े तो इसी तरीके से ये जो सवाल है ये आपका कॉस और सॉरी आपका ये जो है कोसेक और कॉट पे भी ये सवाल आपको दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लेंथ ऑफ BC इतना है, DC इतना है। चलो पहले बना ही लेते हैं, है ना। ये हमने बनाया ट्राइंगल AB और C। AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ही यहाँ पे लग रही है। BC की लंबाई है 28, DC की लंबाई 21 है, तो ये 21 है तो ये 7 हो गया। और आगे AC की लंबाई 18 है, AC की लंबाई आपकी 18 है। कह रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। सीधे फॉर्मूला पुट करना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो यानी कि या ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, कैसे भी लिख सकते हो। तो x अपॉन में 18 इज इक्वल टू 7/21 यानी 1/3, 3 6 जा 18, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, आगे बढ़िए। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 16, वो इट टेक्स 4 times एज मच टाइम गोइंग अप स्ट्रीम एज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम का कर रहे हैं, किससे, अप स्ट्रीम से, है ना, अप स्ट्रीम से। यहां पर बस यही चीज देखनी होती है कि यार वो जो स्पीड का या टाइम का कंपैरिजन कर रहा है वो डाउन स्ट्रीम और कहीं शांत जल की तो नहीं बात कर रहा है ना, कि भाई शांत जल में जो वो टाइम लेता है उससे 4 गुना कम टाइम लेता है, 4 गुना ज्यादा टाइम लेता है अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम। तो यहां देखना होता है कंपैरिजन किसका हो रहा है। ये सारी बात हमने डिस्कस की है। तो बताइए स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना कितने गुना 4 टाइम्स, यानी कि 4 और 1 रेशियो होगा। किसका बताओ, कंपैरिजन किसका हो रहा है। मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूं, मान लो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है, तो मैं सीधे कह सकता हूं ज्यादा वाला डाउन स्ट्रीम होगा और कम वाला अप स्ट्रीम होगा। ये स्पीड की बात कर रहे हैं, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। ये ज्यादा सोचना नहीं कि टाइम का रेशियो इतना है तो स्पीड का इतना होगा। अरे हम सीधे अब स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड के रेशियो लिख रहे हैं। अच्छा, यहीं पर अगर डाउन स्ट्रीम और स्टिल वाटर होता यानी शांत जल होता, तो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की स्पीड स्टिल वाटर से ज्यादा होती। खत्म, बस वही चीज लिखनी है। बस हाँ, स्टिल वाटर लिखोगे तो ये x हो जाता है, ये x प्लस वाई। ये चीज की गलती होती है बस, कि वो क्या ये चीज जो हमने देखी वो यहां पर आने वाली वैल्यू डिसाइड कर रहा होता है। जानते हैं, आ जाइए। तो कह रहा है कि 16 जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये 16 प्लस x होगा, यहां पर 16 माइनस x होगा। इसको बस सॉल्व कर देना है। तो उसने क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही पूछ रहा है। जब भी अभी से आप चाहे तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, और हमने हर बार डिस्कस किया है कि भाई यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंडो यूज करिए। जब भी पूरे मैथ्स में आपको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की फॉर्म दिखती है तो दोनों साइड कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओ। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की फॉर्म में कंपोनेंट डिविडेंडो लगाने से हमेशा a बाई बी ही आ रहा होता है। यहाँ पर 4 + 1 5 और 4 - 1 यानी कि 3 हो गया। कितना हो गया, 16 × 48, 48/5। x की वैल्यू आ गई 48/5 यानी कि 9. क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। कह रहा है y बाई एक्स प्लस x बाई वाई इज इक्वल टू -1। एक्स वाई की वैल्यू 0 नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। यही सवाल इस प्रकार भी आ जाता है कि बताइए, बहुत रिपीटेड है, बहुत रिपीटेड, पिछले 10 सालों से आ रहा है, 10 सालों से लिटरली ये सवाल आ रहा है। आ जाइए। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपने देखा कि ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, हाँ या ना। बस हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसकी वैल्यू 0 मिल गई। या वो इसकी वैल्यू पूछ ले तो ये भी x माइनस वाई इंटू ये, और क्योंकि ये 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। आगे बढ़िए। कह रहा है PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो ये सेंटर O है, बाहर ही होगा P, तभी PA और PB टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल A और B जो है वो सर्कल पर हैं।
इफ एंगल ए पी बी, ध्यान से बनाएंगे, ए पी बी, ठीक है, ये वाला एंगल अगर 68 डिग्री है तो बताइए ओ ए बी, जानते हैं ये वाला एंगल जो है इसका हमेशा हाफ होता है, छोटी सी बात है, 34 डिग्री। आगे बढ़िए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोवेल्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, ये ठीक है। अब यार यहां पर ये जो भी लिखा हुआ है इसमें कह रहा है वोवेल कितने परसेंट है, ऐसे सवाल जहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आराम से थोड़ा सा, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 में से वोवेल ए आई ओ यू, ए यू ई ओ आई, बस 1 2 3 4 5 6, 6/16 इंटू में 100, तो 2 से गए ये 3 बार और 2 से गए 8 बार, 1/8 कितना होता है 12.5, तो 3/8 कितना 37.5%। काटा पीटी कर दोगे तो भी कोई बात नहीं है ना, एग्जाम में कई बार क्या होता है ये चीजें नहीं दिखती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो होगा एग्जाम में, 75/2 तब तो दिख जाएगा 37.5, ठीक है। आ जाइए, कह रहा पाइप ए एंड पाइप बी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 18 घंटे एंड 24 घंटे, पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 16 आवर्स। तो यहां पर 3 पाइप हैं ए बी सी, पहले के 2 खाली कर सकते हैं तो माइनस लगा देंगे, और बाकी जो तीसरा है वो भर सकता है तो उसके सामने प्लस यानी कि 16। अब छोटी सी बात, इनका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, एक बार आगे पढ़ ले, अगर 75% ऑफ द टैंक भरा हुआ है तो ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिया है, कितने घंटे में टैंक खाली हो जाएगा, 75% भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर एलसीएम हो गया 72, बट फिर वही बात, कई बार अगर एग्जाम में आपको ये थोड़े से बड़े नंबर हो गए, अगर ये क्लिक नहीं करता कि एलसीएम कितना है, तो देखो छोटी सी बात मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर से बताता हूं कि आप देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काटता हो या एटलीस्ट 2 को काटता हो, है ना, यही तो तरीका होता है। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 है, तो 2 9 जा 18, 2 12 जा 24 एंड 2 8 जा 16। अब क्या आप इन 3 नंबर का एलसीएम देख सकते हो क्या, तो 9 और 8 आपस में कोप्राइम है तो 72 ही होगा, कितना होगा 72, तो आ गया 144, बताइए। अब 9 कितने जा 72, 8 जा, 12 कितने जा 6 जा, 8 कितने जा 9 जा, तो ये हमें एफिशिएंसी भी मिल गई, माइनस माइनस और ये प्लस, बात सही है। तो उसने कहा है कि ये वाला जो हमारा टैंक है ये 75% बढ़ा हुआ है, यानी कि 3/4 मैंने कर दिया, और अब ये तीनों अगर मैं खोल देता हूं तो कितना हो गया, देखो 8 और 6 आपका हो गया 14, 14 में से आपके 9 घट गए तो 5, तो 1/5 कर दे यहां पर। अच्छा ऑप्शन डेसिमल में भी है, इसमें भी है, ठीक है भाई। आ जाओ 2 से काट देते हैं, 2 से गया ये 2 बार, 2 से इसलिए काट रहा हूं सो दैट यहाँ पे 10 बन जाए, और 2 से गया ये कितनी बार, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, कितना हो गया 216/10। या तो इसे डेसिमल में ले लेंगे, डेसिमल में ही दे रखा है, 21.6 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग हिस्टोग्राम डाटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज गिवन, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से ही पढ़ेंगे। कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 75 मार्क्स बट मोर देन 30 मार्क्स। देखिए आसान सा सवाल है बट एक छोटा सा पॉइंट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, जैसे उसने कहा है लेस देन है, ग्रेटर देन है ना, मोर देन 75 मार्क्स। देखो 30 वाला जो बच्चा है, अगर मैं आपसे बस इतना पूछूं, बताओ जिस बच्चे के 30 मार्क्स आए वो कहां पर होगा, यहां होगा, यहां होगा, बस जहां बैठे हो वहां ये बात बता देना, ठीक है। तो अगर आपने बताया कि वो बच्चा यहां होगा तो बहुत बढ़िया, बस यही बेसिक हमें आना चाहिए। जब भी कंटिन्यूअस हमारा ये इंटरवल चल रहा होता है, जैसे यहाँ पे 15 फिर आगे 15, यहाँ 30 फिर वहां जहां से खत्म हो वहीं से अगर शुरू हो रहा होता है, तो जिसके ये नंबर भी आए हैं ना, जिसके 30 भी आए हैं तो वो आगे जाएगा। भाई आपके 30 नंबर है तो आप कौन सी क्लास में जाना चाहोगे, ए सेक्शन में, बी सेक्शन में, जहां ज्यादा अच्छे बच्चे हैं आप वहां जाना चाहोगे, जहां हायर बच्चे कि नहीं सर मैं तो वहां जाऊंगा, है ना, तो वो 30 वाला भी इधर जाएगा। हाँ अगर ऐसा होता कि 15 से 30 और यहाँ पे मैं लिखता 31 से लेटर सपोज 45, है ना, वैसे ये चेंज होगा। तो अगर ऐसे लिखते तो क्लियर है कि भाई 30 और 30 से नीचे वाले यहाँ पर हैं, बट जब कंटिन्यूअस हो जाएगा तो 30 वाला आगे ही पहुंच रहा होता है। तो यह सवाल में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो सकता है कि ग्रे बट मोर देन और इक्वल टू 30 मार्क्स, क्योंकि 30 वाला और 30 से अधिक वाला यहां बैठा होगा उसने, और आगे यहां पे पहले क्या कहा था, लेस देन 75। देखो लेस देन 75 में आप यही तो लोगे,
यानी कि 75 वाला बच्चा यहां पर नहीं है, वो यहां है। बात क्लियर है? लेस देन 75, 75 से कम अगर आप इसको ले रहे हो तो यानी यहां 75 वाला तो नहीं है, छोटी सी बात है ना। ठीक है, आ जाओ, इन तीनों को जोड़ दो, 30 30 60, दो इसको दे दो 90। सो 90 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बस इतना ही था। तो आई होप आपको सवालों का एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा होगा। सेशन कैसे लग रहे हैं बताते जाइए। बाकी आगे आप कौन से चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।